जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। जैसा कि हिस्ट्री का आज क्लास होगा, आज सेकंड डे हिस्ट्री का, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल वंश से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो पढ़ के जो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे पूरा भारत की आज़ादी तक 1947 तक, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी देखेंगे लेकिन बाद में। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री तक देखेंगे, यानी कि 1947 तक देखेंगे, भारत की आज़ादी तक। उसके बाद फिर तब आएंगे दिल्ली संतुलन के बारे में कि 1526 से पहले भारत के इतिहास को जानेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वहाँ पे फोकस करते हैं। तो मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुग़ल काल जो 1526 से 1707 तक मेनली, यानी कि जो पावरफुल सम्राट मुग़ल बादशाह थे वो 1526 से 1507 तक हुए। 1507 से लेकर 1857 तक भी रहे, लेकिन वो उतना पावरफुल यानी कि शासक नहीं रहे। अगर मुग़ल काल की बात करें जो यानी कि बहुत पावरफुल थे, तो बाबर के बेटा हुमायूं के बेटा अकबर के बेटा जहांगीर के बेटा शाहजहां के बेटा औरंगजेब, यानी सबसे पावरफुल जो बादशाह बने वो औरंगजेब बने लास्ट। ठीक है, तो आज इसी के बारे में जानेंगे, मुग़ल काल के बारे में। मुग़ल काल की स्थापना अगर की बात करें तो बाबर ने किया था। ठीक है, पहले जानेंगे बाबर के बारे में, बाबर क्या थे। ठीक, बाबर जो थे एक अफगान का शासक था। ठीक है, फरगान का शासक था। ठीक, बाबर के पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख। ये फरगान के ही एक सूबेदार टाइप के थे। ठीक है, छोटा सा राजा था। ठीक है, लेकिन इसके पड़ोसी से बनता नहीं था, जिसके कारण इसके साला के द्वारा ही शेख मिर्ज़ा की हत्या कर दी जाती है। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि कौन थे? बाबर के पिताजी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर शेख मिर्ज़ा की बात करें तो तैमूर के वंशज थे। तैमूर जो कि बहुत ही हानिकारक, यानी कि बहुत ही क्या कहते हैं, मनुष्य के लिए बहुत ही खराब था, यानी कि इतना काट मार किया था तैमूर, उसी के वंशज थे उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, अगर माता की बात करें तो मंगोल तुर्क थे। ठीक है, मंगोल वंश के थे। तो बाबर का जो जन्म था दो लड़ाकू प्रजाति से हुआ था। एक तो पिताजी तैमूर के वंशज थे, और माता तुर्क मंगोल। ठीक है, उसी से बाबर का पैदा हुआ था। ठीक है, बाबर मुग़ल मंगोल प्लस तुर्क, यानी कि पिताजी क्या थे? मंगोल, और माता क्या थी? तुर्क। मुग़ल का मतलब क्या होता है? बहादुर। ठीक है, अगर बाबर तो यानी कि मुग़ल वंश के संस्थापक बोला जाए तो बाबर का कभी कभी ओरिजिनल नाम पूछ दिया जाता है, वास्तविक नाम क्या था? तब जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, माता वंशज पूछते हैं कि माता किस वंशज से, तो मंगोल या तुर्क बोल सकते हैं। ठीक है, पिता कौन से थे? तो तैमूर वंश के। अगर बाबर की जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, इतिहास में डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। ठीक, 1914 में इसके पिताजी की हत्या कर दी जाती है, इसके पिताजी के साला के द्वारा, यानी कि बाबर के मामा के द्वारा से उमर शेख मिर्ज़ा की हत्या कर दी जाती है। और उस समय बाबर का अगर उम्र देखा जाए तो मात्र 12 साल या 11 साल के आसपास होगा। ठीक है, उसी समय ये शासक बन जाता है फरगान का। कहाँ का शासक बन जाता है? फरगान का शासक बन जाता है। ठीक है, मात्र 12 साल की उम्र में, क्योंकि फरगान का शासक बन गया। ठीक, मृत्यु के बाद ये शासक बन जाता। 1494 में समरकंद, जो तुर्की अभी है, तुर्की के उस समय राजधानी हुआ करते थे समरकंद, उसे जीतने का प्रयास किया। ठीक है, मात्र 12 साल का लड़का बाबर 12 साल की उम्र में राजा बना और समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो असफल रहे, जीत नहीं पाए, जो तुर्क में है। ठीक है,
वो जीत नहीं पाए, वो सफल रहे। उसके बाद 3 साल बाद 1997 में फिर से समरकंद में हमला किया और इस बार वहाँ पे जीता, लेकिन ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया कर पाया, मात्र 100 दिन तक शासन किया। फिर इसको वहाँ से भागना पड़ा, किसको? बाबर को, समरकंद से। ठीक है, 97 में फिर अटेम्प्ट किया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, 100 दिन तक यानी कि वहाँ पे रहा, शासन किया, फिर वहाँ से इसको भागना पड़ा। फिर 1501 ईस्वी में फिर से समरकंद में हमला किया। ठीक है, फिर से समरकंद में हमला किया और वहाँ पे इस बार 8 महीना तक शासन किया। कितने महीने तक शासन किया? 8 महीने तक वहाँ पे शासन किया। फिर वहाँ से इसको भागना पड़ा। ठीक है, 1507 में 1504 में जो है ये समझ गया था कि अब मान लीजिए ये फरगान है और ये समरकंद, ये काबुल, ये अखंड भारत है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल था। उस समय की भारत का बात कर रहे हैं, अभी का भारत का नक्शा नहीं है, उस समय के भारत का नक्शा है। मान लेते हैं ये फरगान है, ये समरकंद, ठीक है, ये काबुल। तो हुआ क्या, ये पूर्व की दिशा में जितना बार आक्रमण करता था हार जाता था। तो ये समझ गया पूर्व की दिशा में मेरा चलने वाला नहीं है, यानी पश्चिम की दिशा में चलने वाला नहीं, इस बार पूर्व की ओर बढ़ना स्टार्ट किया और ये यहाँ पे जीत लिया काबुल को। ठीक है, काबुल और गजनी जो थे जगह, वो दोनों को जीत लिए। ठीक है, 1504 में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा जीता गया। ये जो जीत लिया तो इसी समय ये पादशाह की उपाधि धारण करते हैं। पूछते हैं कि किसके जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो काबुल और गजनी के जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी 1507 में। जबकि ये जो ये थे बाबर के वंशज थे, इसके जो पूर्वज थे ये मिर्जा की उपाधि लेते थे। क्या चीज़ की उपाधि लेते थे? मिर्जा की। ये पहला शासक हुआ जिसने पादशाह की उपाधि धारण की। कब लिया था? 1907 में। ठीक है, 1511 में फिर से समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद इसको प्यारा था और फिर से एक बार फिर से इसने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन 1512 में फिर से यहाँ से इसको भागना पड़ा और ये समझ गए कि अब मुझे इस दिशा में सफलता नहीं मिल सकती है और ये भारत के तरफ ध्यान दिया। मध्य एशिया से दिमाग हटा दिया कि अब इधर मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अभी यहाँ से भारत की ओर इसने ध्यान आकर्षित किया और भारत की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कब? जब वो 1512 में एक बार हार गए थे तब। ठीक है, बाबर द्वारा भारत पे आक्रमण, काहे कि समरकंद को तो जीतने में वो सफल रहा, तो अब इसने सोच लिया कि पश्चिम के तरफ मेरा कुछ नहीं होने वाला है और भारत की तरफ इसने कुछ किया, यानी कि भारत की तरफ आना स्टार्ट किया है। पहले इसने भारत की सीमा पर आक्रमण किया। भारत की सीमा पे इसने 4 बार आक्रमण किया। पहली बार जो आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में किया था। सीमा क्षेत्र जो बाजौर और भेरा था उसको जीत लिया। भारत का जो सीमा क्षेत्र था उस समय का, ठीक है, उसको जीत लिया। ये वाला क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जीत लिया। फिर 1599 में अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर है, पहले तो भारत में थे, उसको भी जीत लिया 1519 में। ठीक है, 1519 में पाकिस्तान के जो अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर पहले भारत में ही थे। ठीक है, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। पेशावर तक जीत लिया 1519 में। ठीक है, फिर 1520 में ये युद्ध, यानी कि युद्ध आक्रमण करता, फिर ये भाग कर चला जाता फरगान। ठीक है, और इस तरह यानी कि आक्रमण करता, जीत के फरगान चला जाता। ये देखना चाहता था कि भारत में आक्रमण करने के लिए मैं अनुकूल हूँ कि नहीं, अपना पावर चेक करता था। फिर यानी आक्रमण करता, भाग जाता वहाँ। 1519 में आक्रमण किया। ठीक है, पेशावर तक जीत लिया। 1520 में पंजाब के सियालकोट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, पंजाब के सियालकोट तक इसने जीत लिया था। यानी कि भारत के ये वाला भाग ये जीत चुका था बाबर। और उस समय जो भारत के जो दिल्ली में बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि दिल्ली में आक्रमण करेगा तब बाबर से लिपटा जाएगा। ये
दिल्ली पे आराम से बैठे हुए थे। यहाँ के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, वो दिल्ली पर आराम से बैठे हुए थे। फिर 1524 में क्या हुआ, फिर 1524 में आक्रमण किया भारत में। अब लाहौर सहित, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को जीत चुका था। ठीक है, पंजाब के जो अधिकांश भाग थे, अभी तो पंजाब का 25% भारत में, 75% पाकिस्तान में है, तो ये वाला भी भाग जीत चुका था बाबर 1524 में। ठीक है, और 1524 ईस्वी में भारत में जो था राजा की स्थिति खराब था, क्योंकि भारत के राजा छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ गए थे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली संतुलन जो था उस समय कमज़ोर होते जा रहा था। ठीक है, तो उसके अधिकार से बहुत सारे क्षेत्र छूटते जा रहे थे और अपना स्वतंत्र राज्य बना रहे थे। जैसे मेवाड़ की बात करें तो राणा सांगा, यानी कि बहुत ही पावरफुल थे मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, राजपूतों का शासन था। अगर दक्षिण भारत विजयनगर की बात करें तो वहाँ कृष्णदेव राय थे, जो दक्षिण भारत में पूरा कब्जा करके रखे हुए थे। अगर दिल्ली में बात करें तो इब्राहिम लोदी का यानी कि शासन था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पंजाब में बात करें तो दौलत खां था, दौलत खां पंजाब से यानी कि वहाँ के राजा थे। इब्राहिम यानी कि बाबर को जो है भारत में आने का निमंत्रण भारत के लोगों के द्वारा ही दिया गया था। जैसे उसको बुलाने में राणा सांगा का भी हाथ था। ठीक है, पंजाब के जो दौलत खां था इसका भी हाथ था। ठीक है, तो ये सब का हाथ था, क्योंकि ये दिल्ली बाबर उस समय करता क्या था, आता था, आक्रमण करता था और चला जाता था। भारत जो ये 4 बार, भारत में जो 4 बार आक्रमण किए हैं, तो ये भारत में रहे न, लूटे चल दिए कहाँ, फरगान। लेकिन जब इसे भारत में बुलाने का निमंत्रण दिया गया तो ये इसने सोचा कि बहुत अच्छा ये है, क्या कहते हैं, मौका है। और मेवाड़ के जो राजा था राणा सांगा, इसने बोला था मैं आपको मदद करूंगा, आप दिल्ली में आक्रमण कीजिए। ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो फिर यही भारत पर आक्रमण करता है 1526 में। 1526 में जो पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 5वां युद्ध होगा। 4 बार युद्ध कर चुका था भारत में। ठीक है, लेकिन पानीपत का जो युद्ध होगा ये 5वां युद्ध होगा। बाबर को भारत आने का निमंत्रण भारतीय राजा के द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली, पूरा भारत का जो माना जाता था कि अगर दिल्ली को जीत लिए तो पूरा भारत को आप जीत लिए। ठीक है, तो सबका नज़र वहाँ उस समय दिल्ली पे रहा करता था, और दिल्ली में बैठे हुए थे इब्राहिम लोदी। खानवा के राजा जो थे राणा सांगा, सोचे कि अगर बाबर को बुला दिया जाएगा तो ये तो युद्ध हो जाएगा और हार जाएगा, और बाबर तो भाग जाएगा फिर भारत से, और दिल्ली में हम राज्य कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर भारत पे आक्रमण करता है। पहला आक्रमण पानीपत का होता है 1926 में, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इस युद्ध में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। ठीक है, 1 लाख की सेना थी, और बाबर के पास मात्र 12,000 का सेना था। ठीक है, 12,000 का सेना था। फिर भी इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, क्यों हराया था? तोपखाना का प्रयोग किया था, प्लस तुगलकमा पद्धति। तुगलकमा पद्धति होता क्या है, जैसे ये दुश्मन सेना खड़ा है और ये आपके सामने का सेना खड़ा है, तो सामने से कुछ सेना लड़ेंगे और कुछ सेना इधर से साइड से पीछे से जाके पीछे से आक्रमण कर देते थे। तो इस युद्ध में यानी कि दुश्मन सेना को बहुत हानि होता था, जिसके कारण कि इब्राहिम लोदी का सेना हारा गया। कहा जाता है कि सवेरे युद्ध स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में, और 12 बजे तक में काम तमाम कर दिया था बाबर का। बाबर ने काम तमाम कर दिया था इब्राहिम लोदी का। तोपखाना का प्रयोग किया था। अगर तोपखाना चलाने वाला का नाम देखा जाए तो उसका नाम था उस्ताद अली मुस्तफ़ा खां। ठीक है, तो तोप जो चला रहे थे उसका नाम क्या था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कर रहे थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी वहीं पे मारा गया। इस युद्ध के बाद जो है क्या कहते हैं, बाबर कलंदर की उपाधि ली। कलंदर कहने लगे वहाँ के लोग। क्यों? क्योंकि जितना भी सोना चांदी लूटे थे ये सेना पे लुटाने लगे, यानी कि लाखों का दान देने वाले कलंदर कहलाए कौन, बाबर।
तो पानीपत की प्रथम युद्ध हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर से बोला था राणा सांगा कि आप दिल्ली में आक्रमण कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन खानवा के यानी कि खानवा के जो बाबर के जो थे यानी राणा सांगा जो थे ये सपोर्ट नहीं किया। अब तो इब्राहिम लोदी यानी क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी तो मर गया, दिल्ली में बैठ गया कौन, क्या कहते हैं, बाबर। अब इब्राहिम राणा सांगा सोच रहे थे अब जाएगा बाबर, लेकिन बाबर सोचा उधर जाएंगे, उधर से तो आक्रमण होने के हमेशा खतरा रहता था, इतना अच्छा मिला यहीं बैठ जाते हैं। अब ये दिल्ली में बस गया। अब दिल्ली में बस गए तो राणा सांगा को बोले आप बोले थे कि मदद करेंगे, आप क्यों नहीं मदद किए। अब इसके साथ युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध हो गया, जिसमें बाबर और राणा सांगा की हार हो गई। यहाँ भी राणा सांगा का बहुत बड़ा सेना था, ठीक है। राणा सांगा का बहुत बड़ा सेना था, बाबर का कम सेना था, लेकिन बाबर बहुत दिमाग के तेज थे। बाबर दे दिया जिहाद का नारा। जिहाद का नारा होता है कि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हो। और सेना जोशो जुनून से भर गया और इस युद्ध में भी बाबर का विजय हुए, राणा सांगा मारा गया। और यहीं पे जिहाद का मतलब समझ गए कि दे दिया नारा कि धर्म के लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो। और सारा जितना मुस्लिम यानी सेना था सब जोश से भर गया और पूरा मारकाट चला। यहीं पे गाजी का उपाधि लेता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का मारने वाला, ठीक है, काफिरों का मारने वाला। इस युद्ध के बाद जो है बाबर हिंदू, ये तो यानी राणा सांगा भी राजपूतों का शासक था। ये राजपूत शासक जितने भी थे वहाँ के जन यानी कि सेना उसका सर काट के एक बड़ा सा टीला बनाया था और ऊपर यहाँ पे चढ़ के बैठ गया था और वहीं से बोला था गाजी, यानी कि काफिरों का नाश करने वाला गाजी, ठीक है। तो सेकेंड युद्ध भी जीत गया, ठीक है। अब आता है थर्ड युद्ध। थर्ड युद्ध था चंदेरी का युद्ध, 1528 में होगा, ठीक है। मेदिनी राय से युद्ध क्यों किया बाबर और मेदिनी राय, क्योंकि मेदिनी राय जो थे जब राणा सांगा से लड़ रहे थे तो मेदिनी राय इसी को मदद किए थे, राणा सांगा को मदद किए थे। इसीलिए बोला आप भी उसका मदद किए थे, आपके साथ भी युद्ध होगा या फिर मेरा राज्यपाट दे के आप भाग जाइए। लेकिन चंदेरी का भी युद्ध होता है 1528 में। ये जो है बुंदेलखंड के सीमा के पास का युद्ध होता है, ठीक है, वहीं पे युद्ध होता है। यहाँ पे भी जिहाद का नारा देता है, ठीक, और यहाँ पे भी यानी मेदिनी राय को हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है और जिहाद का नारा देता है। यहाँ भी राजपूत शासक का सर काट के ऊपर बैठता है यानी कि बाबर, ठीक है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा का युद्ध जो था ये भारत यानी बिहार और क्या कहते हैं यूपी के बॉर्डर घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब इब्राहिम लोदी को मारा था तो उसी के वंशज से महमूद लोदी, ये बिहार में उस समय राज कर रहे थे, ठीक है, सासाराम के समय आए थे, ठीक है। वहाँ से ये अफगानी शासक थे, बिहार में राज कर रहे थे और बार बार ये बाबर का सीमा में टच कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। तो फिर युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, इसमें भी महमूद लोदी को मार दिया जाता है अफगान यहाँ पे, यानी कि बाबर यहाँ पे भी विजय होता है, ठीक है। और बाबर का ये अंतिम युद्ध होता है, क्योंकि बाबर इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ता है, क्योंकि 1530 में 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बाबर का अंतिम युद्ध था क्या, घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अगर इसे याद रखना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है पान खो चल घर, ठीक है। पान से पानीपत का युद्ध 1526 में, 1526 में। खो से खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 में। चो से चंदेरी का युद्ध 1528 में। घो से घाघरा के युद्ध 1529 में। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी क्रम। तो पहले युद्ध में किसको हराया, इब्राहिम लोदी को, ये भी पूछता है। दूसरे युद्ध में किसको हराया, राणा सांगा को। तीसरे युद्ध में किसको हराया, मेदिनी राय को। चौथे युद्ध में किसको हराया, महमूद लोदी को। तो ये 4 युद्ध थे भारत में निर्णायक। पानीपत का युद्ध अगर देखा जाए तो बाबर का ये भारत में 5वां आक्रमण था। छठा था खानवा
यानी कि भारत में ही लड़ा। इसके बाद पानीपत के बाद ये जो मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन खानवा युद्ध के बाद ये तय हो गया था कि अब दिल्ली में बाबर का ही शासक चलेगा, क्योंकि इसको मारने के बाद भारत में कोई बहुत बड़ा शासक था, ठीक है, राजपूत का बहुत बड़ा शासक था, लेकिन इसके जैसे हारने के बाद सारा तहस नहस हो गया और बाबर भारत में एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल कर लिया। ठीक है, बाबर 1530 में मर गए। बाबर अपने जीवन कथा लिखे थे जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, ये भाषा तुर्की भाषा में लिखा गया था। एग्जाम में पूछता है और फारसी भी ऑप्शन देगा, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर का अब दफनाया गया था पहले आगरा में। ठीक है, आगरा में एक आराम बाग बनाया था बाबर ने। आराम बाग क्या था कि चारों तरफ ऐसे ज्यामिति आकार के बाग बनाया गया था, चारों तरफ पेड़, यानी सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर तक, तो आराम बाग उसका नाम दिया गया था। उससे पहले वहीं पे दफनाया गया था, लेकिन बाद में जब बाबरनामा को अकबर ने खान अब्दुल गफर खान, जो कि इसका पुत्र था, किसका पुत्र था वो जो मदद किए थे पानीपत के द्वितीय युद्ध में? ठीक है, उसका नाम बोल रहे हैं खान अब्दुल गफर खान। बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवाद कराते हैं तो पता चलता है कि बाबर का जो था कि अंतिम इच्छा कि मुझे दफनाया जाए काबुल में, तो फिर इसे आगरा से उखाड़ के, यानी कि जो हड्डी उड्डी बचा होगा, फिर इसे दफनाया जाता है काबुल में। ठीक है, पहला लेकिन आगरा में दफनाया गया था। बाबर का 2 पुस्तक है, लेकिन मैक्सिमम आदमी एक ही पुस्तक का नाम जानते हैं, बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी जिसको कहते हैं। और एक था जिसका नाम था खत ए बाबरी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? खत ए बाबरी। ठीक है, 2 पुस्तक उसने लिखा था। एक बाबरनामा में उसने भारत के 2 शहर का, यानी कि राज्य का व्याख्या किए थे। एक मेवाड़, जहाँ का शासक था राणा सांगा, और दूसरा विजयनगर, जिसके शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, ये 2 राज्यों का व्याख्या किया था। उसमें उस पुस्तक में ये भी कहा था कि दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था। अगर राणा सांगा चाहता तो इब्राहिम लोदी को ये खुद हरा सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा किए, जिसके कारण भारत में बाबर को आने का मौका मिला। लेकिन इतिहास में ऐसा होता वैसा होता का मतलब नहीं होता है कि ऐसा होता वैसा होता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे कोई बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, बाबर का जो एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी, बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ के वहीं पे एक मंदिर बनाया था, बाबरी मस्जिद। ठीक है, जो अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे, चर्चा का विषय है। बाबरी मस्जिद जो बनाया था, बाबर के ही सेनापति थे मीर बाकी, उसी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था अयोध्या में। ठीक है, ये था तो बाबर का। एक और थे लिखने की पद्धति डेवलप किए थे बाबर ने, मुइबान। ठीक है, मुइबान एक लिखने की पद्धति होता था, वो डेवलप किए थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखे यानी कि मुगल काल का स्टार्टिंग किए हैं, बाबर देखे थे। फिर अगले क्लास में उसके बेटे हुमायूं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।